हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आरपीएफ का फॉर्म को भरने वाले हैं तो बहुत सारे लड़कों का ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आरपीएफ को फॉर्म को भरने के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा अपलोड करना है, आपका सेंट्रल लेवल का अपलोड करना है या फिर आपको स्टेट लेवल का अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आरपीएफ का फॉर्म को भरने के लिए आप कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अगर आप एससी से आते हैं या फिर एसटी से आते हैं या फिर आप ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डाउट को क्लियर करूंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट इस फॉर्म को भरने के लिए अपलोड करना है। तो सबसे पहला नंबर हम बात करें, इस फॉर्म को आपका अप्लाई का लास्ट डेट रखा गया है 14/5/2024 तक इस फॉर्म को लास्ट डेट रखा गया है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से मेरा वीडियो देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों का बात करें तो देखिए, इसमें कांस्टेबल के पदों पर 4208 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है। देखिए, इस नोटिफिकेशन पाइएगा तो नोटिफिकेशन में क्लियर आपको लिखा गया है। आपको नोटिफिकेशन यहाँ से जो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन में आपको सारा डाउट को क्लियर किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपका ओबीसी जो है, एनसीएल जो है, आपका ईडब्ल्यूएस जो है, आपका एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका कौन सा लेवल को अपलोड करना है। ये नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है। तो देखिए, अगर आप बिहार से आते हैं, मैं पहले बात करता हूं, अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो देखिए, बिहार में दो ओबीसी से अगर आप आते हैं तो ओबीसी में दो कैटेगरी बांटा गया है। एक आपका आता है BC1 और एक आता है आपका BC2। BC1 को हम ईबीसी के रूप में कहते हैं और BC2 को हम केवल बीसी कहते हैं। अगर आप बिहार से आते हैं, अगर आप बिहार में ओबीसी से आते हैं तो आपको ये कैटेगरी बांटा गया है। बिहार में दो कैटेगरी बांटा गया है, BC1 और BC2। अगर वहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म को अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपको केवल ओबीसी चूज करना रहता है। अगर आप वही बिहार का फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको BC1 और BC2 चुनना रहता है। आप ईबीसी हैं या फिर बीसी हैं। सेंट्रल लेवल का हमको आरपीएफ का जो फॉर्म है ये सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करना है। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा अप्लाई करना है। तो देखिए, बिहार में दो तरह का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है। एक आपका बनता है BOBCCO करके। आप फॉर्मेट में अपना देख लीजिएगा, आपका जो कैटेगरी सेंट्रल लेवल वाला बना होगा आपको इस फॉर्मेट में बना होगा BOBCCO करके। और जो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट आपका होगा NCLCCO करके आपका बना होगा। तो इन दोनों में आपको कौन सा सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो आप सिंपल समझिएगा, देखिए यहाँ NCL जो लिखा गया है ये आपका केवल बिहार के लिए बना गया है। ये केवल आपका बिहार के लिए ओबीसी बनता है। अगर आपको बिहार में ओबीसी के रूप में मांगा जाए तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वहीं अगर आप मान लीजिए कोई केंद्र का फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको ई वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। BOBCCO करके एक सर्टिफिकेट आता है, आपको ये वाला बना लेना है। आपको यही वाला सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब ये वाला सर्टिफिकेट आपको रेवेन्यू ऑफिसर वाला अपलोड करना है या फिर एसडीओ वाला अपलोड करना है या फिर आपको डीएम वाला अपलोड करना है। आप कौन सा सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप एसडीओ लेवल और डीएम लेवल तक आप डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। ये BOB करके जो सर्टिफिकेट है, आपके पास अगर समय है तो आप एसडीओ और डीएम लेवल तक बनवा लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रेवेन्यू ऑफिसर अपनी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार आपको सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो सेंट्रल लेवल तो हमारा BOB का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एसडीओ लेवल का अप्लाई कर देना है। अभी समय बहुत है, आप एसडीओ लेवल का अप्लाई कीजिएगा तो सिंपल एसडीओ लेवल के 2 से 3 दिनों में आपका बन जाता है। उसके बाद आपको डीएम लेवल का अप्लाई कर देना है। ये एसडीओ और डीएम वाला अपलोड कीजिएगा। जहां तक आप कोशिश कीजिएगा कि आप एसडीओ और डीएम लेवल का सर्टिफिकेट ही हमको सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करना है। उसके बाद आपको हम बात करते हैं, कितना लोग क्या करते हैं कि आपको एनसीएल अपलोड कर देते हैं। तो आपको एनसीएल अपलोड नहीं करना है। एनसीएल केवल बिहार में अपलोड होता है। आपको ये सेंट्रल लेवल पे जो है ये इसको अपलोड नहीं करना है। ये केवल बिहार के लिए बना है। तो आपको केवल जब बिहार का कोई फॉर्म है तो ये एनसीएल क्या उपयोग होता है। वहीं अगर कोई सेंट्रल लेवल का फॉर्म है तो आपको BOB का के जो सर्टिफिकेट आता है आपको ये वाला अपलोड करना है। तो आपको ओबीसी के बारे में समझ में आ गया हो कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है। अब हम बात करने वाले हैं SC ST के बारे में।
आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो एससी एसटी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपना जाति सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जहां से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बने आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर पे तो पहले सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर पे आपका सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एसडीओ लेवल पे अप्लाई करना है, इसको एसडीओ लेवल पे अप्लाई कर देना है। एसडीओ लेवल पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, डीएम लेवल तक अप्लाई कर देना है। जैसे ही आपका डीएम लेवल और एसडीओ लेवल का बन जाएगा तो आपको जहां तक कोशिश करना है कि आपको डीएम लेवल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हम अपलोड करें। इसमें जब डीएम लेवल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा तो यही आपका सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ये इसमें आपका कोई मतलब नहीं है कि आपको सेंट्रल से ही बनेगा, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है जो बिहार से ही बनवाना है। जहां से आप जैसा भी अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट BCCO के बनता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसी को क्या करना है, आपको एसडीओ लेवल पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इसको डीएम लेवल पे अप्लाई कर देना है। डीएम लेवल पे अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म को फिलअप कर देना है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा आपको फॉर्म फिलअप करने में। आपको एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से पूरा समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखिए, जो भी जनरल से लड़के आते हैं या फिर लड़कियां आती हैं, वो ईडब्ल्यूएस के रूप में अपना फॉर्म को भरना चाहती हैं, ईडब्ल्यूएस लगा के कुछ छूट लेना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ईडब्ल्यूएस कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हम इसको बोलते हैं, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है। तो देखिए, आप अपना ईडब्ल्यूएस पहले बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए, ईडब्ल्यूएस बनवाने के बाद आपको क्या करना है ना, कि जहां से आप अप्लाई कीजिएगा वहां पे एक आपको ऑप्शन आएगा कि आपको बिहार से ईडब्ल्यूएस बनवाना है कि आपको सेंट्रल केंद्र से आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस बनवाना है। तो आपको वहां चूज क्या करना है, ताकि वो केंद्र सेंट्रल वाला चूज कर लेना है। यहाँ आपको बिहार वाला चूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहां चूज के आप जब अप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन खुलेगा, आप ध्यान से फॉर्म भरते वक्त चेक कीजिएगा। आपको एक ऑप्शन आएगा, आपको केंद्र का बनवाना है या फिर बिहार का बनवाना है, वहां ऑप्शन पूछता है। तो आपको वहां क्या करना है, आपका केंद्र का सेंट्रल का वहां चूज कर लेना है। सेंट्रल का आपको रेवेन्यू ऑफिसर पैकेट बनेगा, आपका कोई भी सर्टिफिकेट बनेगा, ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस बनवाए, आपका कोई भी सर्टिफिकेट बनेगा तो सबसे पहले आपका रेवेन्यू ऑफिसर पे ही बनता है सर्टिफिकेट। आपका सबसे पहले क्या बनता है, रेवेन्यू ऑफिसर पे ही बनता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको एसडीओ से अप्लाई कर देना है। जहिया बन जाए आपका सर्टिफिकेट उसी दिन आपको क्या करना है, एसडीओ से अप्लाई कर देना है। एसडीओ से अप्लाई कीजिएगा तो आपका 2 से 3 दिनों के अंदर आपका एसडीओ वाला बन के आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका 24 घंटा के अंदर ही आपका एसडीओ का सर्टिफिकेट जो है वो बन के आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज के रूप में आ जाता है। अगर आपका एसडीओ के बन जाए तो उसी समय क्या करना है कि आपको डीएम का अप्लाई कर देना है। ये 3 तरीका होता है आपका बनवाने का, आपका जो केंद्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखिए, सबसे बड़ा आपका चिंता ओबीसी के लिए है, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको सिंपल कास्ट सर्टिफिकेट बना के और एसडीओ से अप्लाई कर देना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको जातीय आवासीय आय पहले बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओबीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो आपको जातीय आवासीय आय बनवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रेवेन्यू ऑफिसर का बनेगा, उसके बाद आपको एसडीओ पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डीएम तक का अप्लाई करना है, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करके फाइनल सबमिट कर देना है ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से पूरी तरह से अच्छी तरह से हो सके तो इससे और बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा आपको अपलोड करना है, कि ताकि आपको फॉर्म किसी प्रकार के रिजेक्ट होने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ सके कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आरपीएफ का जो हमारा फॉर्म है वो फॉर्म को भरने के लिए कौन सा आपका कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।